अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ और इस नावल की फरमाइश जो है वो हमसे की है BM कुरैशी ने। नावल का नाम है किस मान पर तुझको आजमाऊँ। मुसन्निफ़ा है आमना महमूद। किस्त नंबर 3। ये बात तो सभी कहते हैं मगर इस पर अमल नहीं करते। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर सबके सामने तुम्हें अपनी बेटी कह रहा हूँ और इस पर इंशाअल्लाह अमल भी करके दिखाऊंगा। तुम्हें इस घर में वही अहमियत और जगह मिलेगी जो मेरी बेटी होती तो उसे मिलती। हाकिम अली ने निकाह के बाद दुआ के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मुबारक हो, शादी होते ही तुझे तलाक भी हो गई है। तेरे वालिद ने तेरी बीवी को अपनी बेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। सरमत ने शायान के कान में सरगोशी की, जिस पर शायान ने उसे घूरते हुए कहा, मेरी किस्मत निकाह के मामले में भी इतनी ही ख़राब है जितनी दोस्ती के, और साथ ही उसे मज़ीद बोलने से मना किया। मैं आप दोनों का एहसान मरते दम तक याद रखूँगा। मेरी दुआ खुश रहे तो मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी हिस्सा आराम से गुजर जाएगा। फ़ारूक साहब ने हाकिम अली और दुआ साथ बैठी नायला की तरफ देखते हुए कहा, एहसान हमने नहीं बल्कि आपने हम पर किया है, अपनी इतनी प्यारी बेटी हमें देकर। नायला ने दुआ को मोहब्बत से अपने साथ लगाते हुए जवाब दिया, जिस पर हाकिम अली ने भी हंसते से मुस्कुराते सर हिलाया। मैं अब सुकून से वापस जा सकता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी बेटी अपनों में है जो उसे बहुत मोहब्बत करते हैं। फ़ारूक साहब की आंखें नम थी मगर चेहरे पर सुकून वाज़े देखा जा सकता था। अब बेफिक्र होकर जाएं और जब मर्जी अपनी बेटी से मिलने आए। हमारे दिल और घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। हाकिम अली की फराख दिली पर फ़ारूक साहब ने सुख का सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उनकी बेटी के लिए नेक सबब बनाया। ये सब तो बड़ों वाली संजीदा बातें कर रहे हैं, हमारा इनमें भला क्या काम। चलो मैं तुम्हें शायान के कमरे में छोड़ आती हूँ। नायला ने दुआ के कान में सरगोशी करते हुए उसे वहाँ से चलने का इशारा किया। तेरी दुआ तो ऊपर की तरफ जा रही है। सरबत ने सीढ़ियाँ चढ़ती हुई दुआ की तरफ इशारा किया। दुआ ऊपर जाएगी तो कबूल होगी ना। शायान के जवाब पर दोनों हंसने लगे। मुझे लगता है तुझे सचमुच में किसी की दुआ लग गई है जो इतना हंसने लगा है। सरमत अब की बार बिल्कुल संजीदा था। पता नहीं, ये तो ऊपर जाकर पता चलेगा, शायान ने कंधे उचकाते हुए दिल में सोचा। कमरा रहने वाले की निफासत का मुंह बोलता सबूत था। हर चीज़ कीमती और अपनी जगह पर परफेक्ट थी। आज से यह कमरा तुम्हारा भी है। नायला ने दुआ को बेड पर बिठाते हुए कहा, माफ़ करना हमने तुम्हारा कमरा नहीं सजाया, मगर इसमें हमारा नहीं बल्कि तुम्हारे अब्बा जी का कसूर है। उन्होंने हमें किसी भी किस्म की सजावट और रस्म करने से मना किया था। उनके ख्याल में ऐसा करने से तुम्हारी खुशियों को नज़र लग जाती है। नायला के कहने पर दुआ ने उन्हें खामोशी से देखा मगर कहा कुछ नहीं। अच्छा अब तुम आराम करो, तुम्हारे कपड़े मैंने यहाँ अलमारी में रख दिए हैं। कल हम दोनों बाजार जाकर नए कपड़े खरीद लाएंगे और भी तुम्हें जो कुछ लेना हुआ तुम ले सकती हो। नायला दुआ को मुस्कुराकर प्यार देती हुई कमरे से बाहर चली गई, जबकि दुआ अपनी साबका शादियों के बारे में सोचने लगी। एक शादी मेहंदी वाले दिन ही खूब हंगामे के बाद ख़त्म हो गई। दूसरी रुखसती के 1 माह बाद इंतहाई ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद के बाद अपने अंजाम को पहुंची, और अब तीसरी इन्हीं के घर रहकर सादगी से निकाह के बाद न जाने कौन सी करवट लेती है। मगर ये तय है कि मैं साबका शादियों की तरह अब की बार डर कर ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। जो भी होगा आज से ही होगा। दुआ बीबी, तुम्हारी शादियां सबकी सभी सरप्राइज थीं। दुआ अपने ऊपर खुद ही हंसी, फिर पाँव ऊपर करते हुए बेड के साथ टेक लगा ली। पता नहीं अब वो चरसी भंगी आकर क्या कहेगा। एक तो मुझे उससे सिगरेट की इतनी गंदी बदबू आती है कि बस। दुआ ने फौरन अपनी नाक पर हाथ रखा। सामने लगी घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने का पता दे रही थीं। 11 बजे के करीब दरवाजे का हैंडल किसी ने घुमाया तो दुआ ने हैरत और परेशानी से आने वाले को देखा। शायान ने कमरे में कदम रखते हुए एक नज़र दुआ को देखा जो टिकटिकी बांधे उसे ही देख रही थी। फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया। अभी तक वो दुआ की नज़रों के हिसार में था। बाजू के बटन खोलते हुए उसने कफ फोल्ड किए, कलाई पर बंधी घड़ी उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी, साथ ही मोबाइल और वॉलेट भी।
दुआ की नज़र उसकी एक एक हरकत पर थी। शायान ने मिरर में उसके अक्स को देखा जो उसे ही देख रही थी। अलमारी से अपने कपड़े लेते हुए वो वॉशरूम चला गया। दुआ अब वॉशरूम के बंद दरवाजे को घूर रही थी। कुछ देर बाद शायान फ्रेश होकर बाहर निकला तो उसे अभी भी उसी हालत में देखकर झुंझला गया। आपको कोई बात करनी या पूछनी है तो आप बिला झिझक पूछ और कह सकती हैं। शायान ने तौलिया कुर्सी पर डालते हुए उसे मुखातिब किया। मुझे आपसे कुछ कहना या पूछना नहीं है, बल्कि बताना है। दुआ की बात पर शायान ने हेयर ब्रश वापस रखा और ड्रेसिंग टेबल के साथ ही टेक लगाकर खड़ा हो गया। बताएं। अंदाज अजीब तंजिया था। कल से आप दरवाज़ा नॉक करके आएंगे। यूं मुंह उठाकर नहीं, मैं डर जाती हूँ। दूसरा, अंदर आकर अगर मैं जाग रही हूँ तो सलाम करेंगे, ताकि पता चले कि कोई अपना कमरे में आया है। ये कमरा है कोई क्लब या होटल नहीं जहाँ मुंह उठाकर चले आओ, कोई पूछने वाला नहीं। जूते उधर उतार दीजिएगा। दुआ ने उंगली से दरवाजे के पास बने रैक की तरफ इशारा किया। और फिर फ्रेश होने जाइएगा और ये तौलिया मुझे कल से कुर्सी पर दिखाई ना दे। दुआ के इशारा करने पर शायान तंजन मुस्कुराया। और मज़ीद कुछ? शायान ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पूछा। और ये कि आप कमरे में सिगरेट नहीं पिएंगे, इसके लिए आपको टेरेस इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मुझे नींद आ रही है, बराए मेहरबानी लाइट बंद कर दें। मुझे तेज़ रोशनी में नींद नहीं आती। और हाँ, मैं टीवी नहीं देखती। बराए मेहरबानी आपको कुछ भी देखना हो तो टीवी लाउंज में जाकर देखिएगा। कमरे में आप टीवी नहीं देख सकते। दुआ कहती हुई बेड पर लेट गई, जबकि शायान उसे हैरत से कुछ देर देखता रहा, जैसे यकीन कर रहा हो कि जो कुछ उसने अभी सुना है वो सब सच है। मतलब ना शर्म ना हया, सीधा सीधा हुक्म, धमकी। शायान की हैरत अब गुस्से में बदलने लगी थी। ओ बीबी, क्या नाम है तुम्हारा? ये कमरा मेरा है और मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। यहाँ रहना है तो सुकून से रहो, मुझे तंग किए बगैर, वरना अपना बोरिया बिस्तर समेटो। शायान ने चुटकी बजाते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। शुक्रिया, तुमने तो मेरा मसला बहुत जल्दी हल कर दिया है। दुआ जल्दी से बेड से नीचे उतरी और अपना दुपट्टा सर पर दुरुस्त करते हुए चप्पल पहनने लगी। शायान उसकी एक एक हरकत को बहुत हैरत से देख रहा था। फिर वो दरवाजे की तरफ चल पड़ी, जिस पर शायान चौंक गया। इस वक्त कहाँ जा रही हो? शायान ने रास्ता रोका। बाबा को बताने कि ये शादी भी हमेशा की तरह नाकाम हो गई है। आपने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया है ताकि वो मुझे कल अपने साथ ही वापस ले जाएं। बाद में मैं कैसे अकेली रावलपिंडी जाऊंगी? दुआ की मासूमियत पर शायान का दिल किया एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगाए। मैंने ये कब कहा कि जाओ यहाँ से? शायान ने सख्ती से पूछा। खुद ही तो कहा है कि वो रहा दरवाज़ा। दुआ ने उसी के स्टाइल में जुमला दोहराया। तुम क्या चीज़ हो? देखने में तो इतनी चालाक नहीं लगती। शायान ने उसे घूरते हुए पूछा, जिस पर दुआ बिल्कुल खामोश रही। अच्छा ठीक है, मैं कल से एहतियात करूंगा, अब तुम जाकर सो जाओ, शायान लहजे में नरमी लाते हुए बोला, जबकि दुआ खामोशी से दोबारा बेड पर जाकर लेट गई। कौन कहता है कि इसे मर्दों से डर लगता है? इसमें एतमाद नहीं। शायान सोफे पर बैठा उसे मुसलसल घूर रहा था, जो शायद वाकई नींद की वादियों में उतर चुकी थी। कुछ देर वो उसे यूं ही घूरता रहा, फिर अपना मोबाइल उठाकर टेरेस पर आ गया और नायला को कॉल मिलाई। सब ठीक तो है ना? तुमने इस वक्त कॉल की? नायला ने कॉल अटेंड करते ही इंतहाई परेशानी से पूछा, जिस पर शायान को अपनी गलती का एहसास हुआ। जी बिल्कुल खैरियत है, शायान ने सिगरेट सुलगाते हुए जवाब दिया। तो फिर आपसे ये पूछना था कि इलाज किसका करना है, उसका या मेरा? शायान ने धुआं फिजा में छोड़ते हुए पूछा। पागल, तुम्हारा नहीं, दुआ का। वो बेचारी बीमार है, तुम नहीं, नायला ने दबे दबे गुस्से से कहा। अच्छा, मगर मुझे तो अपना लग रहा है जैसे मैं बीमार हूँ और मेरा ट्रीटमेंट कर रही है वो। शायान ने आसमान की तरफ नजर उठाई। बकवास बंद करो और उसके पास जाओ, वो डर जाती है। नायला को दुआ की फिक्र हुई। और अगर मैं डर गया तो? शायान, नायला ने गुस्से से पुकारा। जा रहा हूँ। शायान ने कॉल बंद की और कमरे की तरफ बढ़ गया। अजरा पता तो करो कि ये लोग कब तक वापस आ रहे हैं? रुखसाना बेगम चाय की ट्रे तख्तपोश पर रखते हुए बोली। क्या पता था, भाई साहब कह रहे थे कि 1-2 दिन तक वापस आ रहा हूँ। और हाँ, वो किसी खुशखबरी का भी जिक्र कर रहे थे। अजरा बेगम ने अचानक याद आने पर कहा। खुशखबरी? कहीं दुआ की वो शादी तो नहीं कर रहे? एक बार फिर मुसीबत हम लोगों को ही पड़ेगी, सारे इंतजामात करने की, मेहमानों की देखभाल करना, बाजार शॉपिंग के लिए जाना, और फिर नतीजा सिफर।
वो बीबी दूसरे दिन दोबारा हमारे सर पर आ बैठेगी। रुखसाना बेगम ने इंतहाई तल्खी से चाय का घूंट भरते हुए जहर उगला। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि क्या खुशखबरी हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब कुछ ऐसा होगा। अजरा बेगम ने रुखसाना बेगम से इख्तलाफ किया। अरे तुम भाई साहब को नहीं जानती, वो तो दूध वाले को भी नहीं छोड़ते और ना ही राहगीर को। हर किसी को दुआ का रिश्ता ढूंढने पर जोर देते हैं। वहाँ फिर शुरू हो गए होंगे, वहाँ तो दुनिया भी बहुत आती है। एक बार फिर रुखसाना बेगम की जुबान तेजी से चल रही थी। अच्छा चलो देखते हैं कि क्या होता है, आज नहीं तो कल उन्होंने आ ही जाना है। अजरा बेगम ने बात खत्म की। अब अगर वो बीबी वापस आने के बाद दिन रात कमरे में रही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, भाई साहब से कहकर उसे काम पर लगवाना। हमारा कुछ संवार नहीं सकती तो अपने बाप और अपनी जिम्मेदारी को संभाले। रुखसाना बेगम ने चाय खत्म करते हुए अपनी प्याली ट्रे में रखी। हाँ, मैंने भी यही सोच रखा है कि अब घर के काम की सारी जिम्मेदारी उस पर डालूंगी। अजरा बेगम ने भरपूर हिमायत की, जिस पर रुखसाना बेगम मुस्कुरा दी। यह अनाया आजकल कहाँ होती है, दिखाई ही नहीं देती। अजरा बेगम ने इधर उधर देखते हुए अनाया का पूछा। आजकल कुछ गुमसुम सी रहती है, मुझसे भी बहुत कम बात करती है। मुझे तो उस लड़की की फिक्र खाई जा रही है, कहीं किसी की बुरी नजर तो नहीं लग गई मेरी हंसती मुस्कुराती बेटी को। रुखसाना बेगम के चेहरे पर अब परेशानी थी। मेरी माना तो तुम भी अब इसका रिश्ता देखो। एक उम्र होती है लड़कियों की शादी की, फिर चेहरे पर मासूमियत खत्म हो जाती है। देखती हूँ इसके लिए रिश्ता, मगर क्या करूँ, इकलौती है तो मेरा दिल डरता है। जमाना भी तो देखो कैसा जा रहा है। रुखसाना बेगम के लहजे में बेटी की मोहब्बत और फिक्र थी। हाँ ये तो है, बेटियों की किस्मत से बहुत डर लगता है। हमारी अनाया तो मासूम भी बहुत है। अजरा बेगम भी फौरन अपनी भतीजी की मोहब्बत में बोल पड़ी। सरमद काफी देर से मोबाइल हाथ में पकड़े अनाया का नंबर देख रहा था। क्या मुझे उसे कॉल करनी चाहिए? माजरत खा हूँ, थोड़ा सा गला जो है वो डिस्टर्ब है, तो इसलिए आवाज़ थोड़ी सी वो ख़राब हो जाती है और रुकावट आ जाती है कहानी के दौरान। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, उसके पास इतनी फजूल बात सोचने का वक्त ही नहीं है। मैं ख्वामखा इस बात को अपने सर पर सवार कर रहा हूँ। सरमद खुद ही सवाल खुद ही जवाब वाली हालत से गुजर रहा था। बिलाखिर अपनी सोचों से तंग आकर उसने मोबाइल मेज़ पर रखते हुए सर कुर्सी के साथ लगा लिया कि यकायक उसका मोबाइल चीखने लगा, जिस पर सरमद ने इंतहाई तेजी से नंबर देखे बगैर कॉल अटेंड की। खैर है, आज तो अभी बेल भी पूरी नहीं गई थी कि कॉल अटेंड हो गई। शायान की हैरत भरी आवाज़ उभरी तो सरमद के अरमानों पर ओस गिरी। जब फ़ोन देर से उठाता हूँ तब गिला, जब जल्दी उठा लूँ तब गिला। नाशुक्री मखलूक का दूसरा नाम दोस्त है। सरमद ने नागवारी से जवाब दिया। अच्छा, ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए कॉल की थी कि फ़ारूक साहब का टिकट बुक करवा दो, शायान ने उजलत भरे लहजे में कहा। क्यों जी, मैं कोई आपका ज़ाती मुलाजिम हूँ? मैं सिर्फ हाकिम अली साहब का हुक्म बजा लाने का पाबंद हूँ। आप अपने ससुर की खिदमत खुद करें, इस तरह आपकी मोहब्बत आपकी जोजा मोहतरमा के दिल में भी पैदा होगी। सरमद का लहजा काफ़ी जला हुआ था। पहले तो मुझे शक था, मगर अब ये शक यकीन में बदल चुका है कि तुझे किसी चुड़ैल ने अपने कब्जे में कर लिया है। मुझे जल्दी तेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले कि तू उसके इश्क में बिल्कुल अंधा हो जाए। शायान उस वक्त सरमद का मजाक उड़ा रहा था। अगर आपकी तरफ से हो गया हो तो मैं फ़ोन बंद कर दूं? सरमद बिल्कुल संजीदा था। मुझे टिकट ला कर देना है, मुझे क्या जो दिल चाहता है वो कर। शायान ने फ़ोन बंद कर दिया तो सरमद ने दोबारा कुर्सी के साथ टेक लगा ली। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रही। क्या मुझे उसे फ़ोन करना चाहिए? वो मुसलसल अपनी उंगलियों से टेबल बजा रहा था। बिलाखिर दिल जीत गया और सरमद की अना हार गई। सरमद ने अनाया का नंबर मिलाया। फौरन बेल चली गई। इससे पहले कि वो फ़ोन उठाती सरमद ने कॉल काट दी। नहीं सरमद, ये बुरी बात है। खुद को तनबीह करते हुए वो रेलवे का नंबर डायल करने लगा ताकि फ़ारूक साहब की टिकट बुक करवाई जा सके। अनाया को सरमद का नंबर देखकर हैरानगी हुई, मगर कॉल बैक करने पर उसका नंबर मसरूफ़ मिला। क्या मेरा काम हो गया है? मेरा मतलब अगर तावीज़ बन गया है तो आप मुझे पार्सल कर दें, मैं आपको ऑनलाइन रकम भिजवा दूंगी। अनाया ने सरमद को मैसेज करते हुए फ़ोन रख दिया। उसके दिल में शायान को पाने की उम्मीद जगमगाने लगी थी। जब से उसने शायान को देखा था तब से वो दिन रात उसी के ख्यालों में गुम थी।
इस बात से बेखबर कि अल्लाह ने उसका जोड़ किसी और के साथ बनाया है। रात काफी देर से सोने की वजह से शायान की आंख सुबह देर से ही खुली। आंख खुलते ही जो मंजर उसने सबसे पहले देखा वो ये था कि दुआ आईने के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी, जिसे देखकर वो खासा बदमजा हुआ। अगर कोई मुंह दिखाई वगैरह देनी है तो दे दो, दुआ ने आईने में नजर आने वाले शायान के अक्स की तरफ देखकर कहा। रात जो इतनी हौसला अफजाई आपने मेरी की है, उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं आपको कुछ दूंगा? वैसे भी ये शादी एक। अभी शायान ने इतना ही कहा था कि उसे फौरन नायला का ख्याल आया, जिस पर वो यकदम चुप कर गया। वैसे भी ये शादी ज्यादा चलने वाली नहीं, यही कहना चाहते हो ना तुम? दुआ ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, जिस पर शायान कंधा उचकाते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया। जब वह वापस आया तो दुआ को अपना मुंतजिर पाया, जिस पर उसे सख्त कोफ्त हुई। शादी होने का यह हरगिज मतलब नहीं कि तुम हर वक्त मेरे सर पर सवार रहो। सारी प्राइवेसी का सत्यानाश कर दिया है। शायान बड़बड़ाता हुआ ड्रेसिंग टेबल की तरफ गया। वो अपना मेडिकल बाबा को दिखा देना। दुआ के अल्फाज पर शायान की आंखें हैरत से फैल गईं। ये लड़की मुझे हार्ट अटैक से मारेगी, दिल में सोचता हुआ वो मुड़ा। क्यों? वजह? सवालिया अंदाज था। वह अगर मुझसे बाबा ने पूछा कि आप मर्द हैं कि नहीं तो मैं क्या जवाब दूंगी? दुआ की बात पर शायान के कानों से धुआं निकलने लगा। उसे दुआ से इस कदर बेबाकी की उम्मीद हरगिज ना थी। कानों की लो तक सुर्ख पड़ गई। लड़की, तुम्हारी तो तीसरी शादी है, तुम में तो कोई शर्मो हया नाम की चीज़ बाकी नहीं रही। मगर मेरी पहली शादी है, कुछ तो ख्याल करो। शायान ने अपना रुख मोड़ लिया। चले, मर्जी है आपकी, बाबा को खुद ही जवाब दे देना। दुआ कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई, जबकि शायान उसकी बात पर सुर्ख चेहरा लिए वहीं बैठ गया। मतलब अपने मर्द होने का सबूत अब मुझे सुसर साहब को देना पड़ेगा। उफ! शायान मुंह पर हाथ फेरते हुए फौरन सरमद का नंबर डायल करने लगा। यार, किस मुसीबत से पाला पड़ा है, पूछ मत, शायान ने कॉल अटेंड होते ही कहा। मैं कब पूछ रहा हूँ, तू खुद ही ज़बरदस्ती फ़ोन करके बता रहा है। सरमद के जवाब पर शायान ने उस पर लानत भेजी, मगर कॉल नहीं काटी। ऐसे अजीबोगरीब किस्म के झटके दे रही है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो कसम से तू एक दोस्त से महरूम हो जाएगा। शायान की बात पर सरमद ज़ोर से हंसा। लोग बेवा और यतीम कहलाते हैं, वैसे तेरे मरने के बाद मैं क्या कहलाऊंगा? सरमद के सवाल पर शायान का मीटर घूम गया। मैं तुझे अपना दुख बता रहा हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। तू बेगैरत तो पहले ही था, अब मजीद हो गया है, शायान ने कहते हुए कॉल काट दी। नाश्ते की मेज़ पर सभी खामोशी से नाश्ता कर रहे थे कि अचानक नायला को मुंह दिखाई का ख्याल आया। शायान, तुमने दुआ को मुंह दिखाई में क्या दिया है? नायला के पूछने पर शायान को खांसी का दौरा पड़ गया। कितनी बार कहा है आराम से खाना खाया करो, मगर हराम है तुम्हें किसी बात का असर हो। बगैर चबाए सिर्फ रोटी अंदर फेंकते हो। हाकिम अली ने गरजदार आवाज़ में शायान को डांटा। अगर कोई भी फजूल बात की तो याद रखना तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। शायान ने दुआ के कान में सरगोशी की। बताओ ना, क्या तोहफा दिया है? नायला ने फिर अपना जुमला दोहराया। वो कल मैं काफ़ी मसरूफ़ था तो बाजार नहीं जा सका, शायान ने नायला की तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए जवाब दिया। आज आप इसे अपने साथ बाजार ले जाइएगा और जो चीज़ें इसे ज़रूरत है वो दिलवा दीजिएगा। हाकिम अली ने नायला से कहते हुए दुआ की तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखा, जिस पर फारूक साहब के दिल को भरपूर इत्मीनान हुआ। दुआ, तुम खुश हो ना? नाश्ते के बाद फारूक साहब ने दुआ से पूछा। पता नहीं, दुआ ने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। शायान ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? मेरा मतलब, फारूक साहब को दुआ की फ़िक्र हुई। नहीं बाबा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, आप बेफिक्र रहें। अल्लाह मेरी बेटी को हंसता मुस्कुराता रखे। अब काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। तुम और शायान जल्द ही रावलपिंडी का चक्कर लगाना, मुझे तुम दोनों का इंतज़ार रहेगा। फारूक साहब की बात पर दुआ का दिल एकदम उदास हो गया। बाबा, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? दुआ ने नम आवाज़ में पूछा। खबरदार, जो तुम अब ज़रा भी रोई तो। इतने प्यार करने वाले लोग मिले हैं, तुम भी इनका ख्याल रखना और खुश रहो। बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, फारूक साहब ने मसनूई गुस्से से दुआ को डांटा। फिर बारी बारी सबसे बगलगीर हुए। शायान, मैंने अपने जिगर का टुकड़ा इस मान के साथ तुम्हारे हवाले किया है कि तुम इसका बहुत ख्याल रखोगे, और अगर ये कोई गलती कर भी दे तो मेरे इन सफ़ेद बालों को जहन में रखते हुए इसे माफ़ कर देना। फारूक साहब की बात पर शायान मुस्कुरा भी ना सका।
कोई से क्या मुराद है सुसर साहब? ये तो जब से मेरी जिंदगी बल्कि कमरे में आई है गलतियां ही करती आ रही है। मैं कितनी बार आपके सफ़ेद बालों को जहन में रखूं? इस तरह तो मेरी आंखें सफ़ेद हो जाएंगी। शायान ने दिल में सोचा। क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? फारूक साहब शायान को खामोश देखकर परेशान हुए। आप इसकी फिक्र ना करें, इसकी आदत है खामोश रहने की। नायला ने फौरन फारूक साहब को शायान की जगह जवाब दिया ताकि वो परेशान ना हो। फिर शायान और सरमद फारूक साहब को लेकर स्टेशन की तरफ रवाना हुए, जबकि दुआ नम आंखों से उन्हें जाते हुए देखने लगी। दुआ, तुम्हारे और शायान के दरमियान सब ठीक है ना? नायला ने मोहतात अंदाज अपनाते हुए पूछा। जी फिलहाल तो, दुआ ने मुख्तसर जवाब दिया, क्योंकि अभी वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती थी। वह अपने बाबा के जाने से एकदम उदास हो गई थी। बेटा, मैं तुम दोनों का बहुत शिद्दत से इंतज़ार करूंगा, हो सके तो जल्द ही रावलपिंडी का चक्कर लगाना। फारूक साहब ने ट्रेन पर सवार होने से पहले दोबारा वही बात दोहराई जो वो सारे रास्ते कहते आए थे। जी ज़रूर, शायान ने जवाब देते हुए उनका सामान उनके हवाले किया और वापस अपनी गाड़ी की तरफ आए। मैंने महसूस किया है तेरी जब से शादी हुई है तू कुछ खामोश सा हो गया है। अमूमन इस किस्म का रवैया लड़कियों का होता है। बेचारी नए घर में जाकर परेशान हो जाती हैं, मगर तू। सरमत ने कुछ सोचते हुए गाड़ी स्टार्ट की। एक तो गर्मी बहुत है, दूसरा गाड़ी का एसी भी खराब है। अगर अब ऐसे में तूने मेरा दिमाग भी खराब कर दिया तो सोच मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हाथ तो मैं अपने असूल के मुताबिक उठाऊंगा नहीं। शायान की इस कदर संजीदा धमकी पर सरमत बिल्कुल खामोश हो गया और फिर तकरीबन आधा रास्ता गाड़ी में खामोशी रही। इस खामोशी को मोबाइल की घंटी ने तोड़ा। सरमत ने स्क्रीन पर जगमगाते प्राइवेट नंबर को देखा और मोबाइल साइलेंट पर लगा दिया। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, जबकि तीसरी बार फोन बजने पर सरमत ने फोन बंद करके डैशबोर्ड पर रख दिया। ये क्या चल रहा है और कब से? शायान ने सरमत का फोन डैशबोर्ड से पकड़ते हुए ऑन किया। कुछ भी नहीं है, ये लड़की अपने महबूब के लिए मुझसे तावीज़ बनवा रही है कि किसी तरह उसके दिल में इस लड़की की मोहब्बत पैदा हो जाए। सरमत फीका सा हंसा। उसके दिल में मोहब्बत पैदा हुई है या नहीं, मगर तेरे दिल में इस लड़की की मोहब्बत ज़रूर पैदा हो गई है। शायान ने तस्दीक के लिए सरमत की तरफ देखा, जो बिल्कुल खामोशी से सड़क को देख रहा था। मैं कुछ मदद करूं? शायान ने बगौर सरमत को देखते हुए पूछा। अगर मैं ये कहूं कि वो लड़की तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है तो तू क्या करेगा? सरमत के इस कदर अचानक और गैर मुतवक्का सवाल पर शायान ने उसे हैरत से देखा। ये क्या बकवास है? कभी कभी हमें जो चीज़ बकवास लग रही होती है वही चीज़ किसी दूसरे की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। सरमत ने हंसते हुए सर नफी में हिलाया। चल बस कर और मुझे यहाँ से असद के घर उतार दे। शायान की बात पर सरमत ने उसे घूरते हुए गाड़ी साइड पर लगाई। ये क्या बात हुई, तू वहाँ क्या करेगा? वहाँ मैंने सोना है, शायान ने सुकून से जवाब दिया। भाभी से लड़ाई हुई है? सरमत अब सचमुच शायान के लिए फिक्रमंद हुआ। लड़ाई का तो पता नहीं, मगर मेरा सुख चैन बर्बाद हो गया है। मैं कुछ देर अपनी पसंद से रहना चाहता हूँ। शायान ने जेब से सिगरेट निकाल ली। ये काम तो तेरे अपने कमरे में भी हो सकता है। सरमत के जवाब पर शायान तंजन हंसा। हो सकता था, है नहीं। वो जो सबकी तरफ से बीमार और मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक ठाक है ना, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। शायान ने मुंह से धुआं निकालते हुए जवाब दिया। मतलब? सरमत ने नासमझी से उसे देखा। मतलब ये कि अगर मैं उसे कुछ कहूँगा तो सब मुझे ही बुरा भला कहेंगे, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। मगर हकीकत में वो लड़की बिल्कुल ठीक है और वो मुझे कुछ दिनों में पागल कर देगी। मैं उसे ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। उसकी आदतें इंतहाई अजीब हैं और उससे भी ज़्यादा अजीब वो सवाल पूछती है। शर्मो हया का उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। वो आम लड़कियों जैसी नहीं है। मुझे उस ऐसे बात करती है जैसे दो लफंगे और आवारा लड़के गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर किसी तीसरे लड़के के बारे में बात कर रहे हों। शायान की बातों पर सरमत का पूरा मुंह खुल गया। मत पूछ यार, वो क्या चीज़ है। शादी की रात से लेकर आज सुबह के नाश्ते तक वो हर लम्हे मेरे होश उड़ाती आई है। शायान ने सिगरेट ख़त्म करके गाड़ी से बाहर फेंकी। सचमुच? सरमत बेयकीन था। बिल्कुल सच। और तुझे पता है कि वो मुझे आज क्या कह रही थी? शायान ने सरमत की हैरत को इंजॉय करते हुए मजीद बताना चाहा। क्या? सरमत ने बेसाख्ता पूछा। कि आप मर्द होने का सबूत बाबा को दे दें। ये वक्त भी मुझ पर आना था। कौन सी बीवी सुबह उठकर अपने शोहर से ऐसे सवाल करती है, बता। शायान की बात पर सरमत का सर चकरा गया।
खा कसम, सरमद बिल्कुल बेयकीन था। अपनी बकवास बंद कर और मुझे असद के घर उतार दे, इससे पहले कि अस्पताल जाकर मुझे अपना मेडिकल बनवाना पड़ जाए, शायान ने बाहर देखते हुए कहा, जबकि सरमद पहले उसे गौर से देखता रहा, फिर पागलों की तरह हंसने लगा, जिस पर शायान के लबों को भी मुस्कुराहट छू गई। देखो शायान, आज मैं तुमसे थोड़ी ज़ाती नौयत की बातें करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम इन बातों को गौर से सुनकर दूसरे कान से निकाल दोगे, मगर फिर भी मैं अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहता हूँ। हाकिम अली खान ने सामने बैठे हुए अपने बेटे के बेजार चेहरे की तरफ देखते कहा, जी आप अपना फ़र्ज़ अदा करें और ये बात कि दूसरे कान से निकाल दूंगा तो आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, मगर गौर से सुनकर निकालूंगा ये आपकी खाम ख्याली है। शायान ने घड़ी देखते हुए जवाब दिया। तुम अब अकेले नहीं हो। हाकिम अली की बात पर शायान ने अपने इर्द गिर्द देखा। क्या आपको मेरे आसपास भी जिन्नात नजर आ रहे हैं? लोगों के जिन निकालते निकालते आपने अपने बेटे के पीछे ही डाल दिए हैं। कितनी बार कहा है ये काम छोड़ दें, वरना एक दिन जिन्नात आपको भी उठाकर ले जाएंगे। शायान ने फौरन सोफे से उठते हुए हाकिम अली के करीब पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैंने अभी कहा था कि तुमसे ज़ाती नौयत की बात करनी है और तुम ये फजूल बातें लेकर बैठ गए हो। हाकिम अली के याद दिलाने पर शायान ने दोबारा उनकी तरफ घूर कर देखा। आपकी उर्दू इन देहाती लोगों के साथ रहते दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। आपने शायद लफ्ज़ ज़ाती के मानी नहीं पढ़े, वरना ये सवाल ना करते। शायान ने अफसोस से सर हिलाया। बरखुरदार, मुझे तो याद नहीं रहे, अगर आपको याद हैं तो बता दें। हाकिम अली खान ने अपने बेटे को देखते हुए मुस्कुराकर तंज किया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि बाहर पढ़ने की वजह से शायान की अपनी उर्दू कमज़ोर है। ज़ाती का मतलब एक ज़ात से मुंसलिक होता है, ना कि इर्द गिर्द के लोगों से। आपने कहा कि अब तुम अकेले नहीं रहे। मुझे बताएं कि ये जुमला किस हिसाब से ज़ाती लफ्ज़ के ज़ुमरे में आता है। शायान के जवाब पर हाकिम अली ने मशकूक नज़रों से देखा। शायान, मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा हूँ कि तुम दिन ब दिन चिड़चिड़े और बदतमीज़ होते जा रहे हो। अब बाप से बात करने की तमीज़ भी भूल गए हो। हाकिम अली के डांटने पर शायान ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, मगर फिर खामोश रहा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ इसे बर्बाद करूं। मैंने सिर्फ ये कहने के लिए तुम्हें बुलाया था कि किसी की बेटी के साथ अपनी मर्दानगी के रौब में जुल्म करना गुनाह के ज़ुमरे में आता है। दुआ बेटी पहले ही बहुत दुखी है, इसलिए मैं उसके चेहरे पर सिर्फ खुशी देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी वजह से उसके चेहरे पर मुझे उदासी नजर आई तो अपनी खैर मनाना। बीवी के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, वो हमारी साथी होती है। अब तुम पर मुनहसिर है कि तुम अपना अच्छा साथी बनाते हो जो आगे चल के तुम्हारे दुख दर्द में शामिल हो, या उसे अपना दुश्मन। एक वक्त आता है जब माँ बाप भाई सब साथ छोड़ जाते हैं, तब यही बीवी उन सब की कमी पूरी करती है। आज अगर तुम उससे अच्छा सलूक करोगे तो कल इस सलूक का बेहतरीन सिला पाओगे, समझे? हाकिम अली ने आखिर में शायान को मुखातिब किया, जो सामने पड़ी मेज़ के नक्शो निगार गौर से देख रहा था। जी सुन लिया है, अब मैं जाऊं? शायान फौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ। अगर दुआ बेटी से कोई गलती हो जाए तो उसे दरगुजर करना, उसके चेहरे पर खुशी नजर आनी चाहिए। इस तरह तुम्हारी मरहुमा खाला की रूह भी तुमसे खुश हो जाएगी। और हाँ, रात को जल्दी घर आया करो, तुम्हारी बीवी को तुम्हारा इंतज़ार होगा। यही दिन है कि बंदा एक दूसरे के पास फुर्सत से बैठ सकता है, वरना बच्चे होने के बाद तो बंदा अपने कामों में उलझ जाता है, फिर एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं मिलता। औरत को घरदारी और बच्चों की देखभाल से फुर्सत नहीं मिलती और मर्द अपने खानदानी और माशी मसाइल में उलझा रहता है। हाकिम अली की बातों से शायान सख्त बोर हो रहा था, लिहाजा सिर्फ हूँ हाँ पर ही गुजारा किया। अगर चाहो तो अपनी बीवी को लेकर कुछ दिन के लिए सैर पर चले जाओ, मगर सालाना उर्स से पहले वापस आ जाना। सरमद अभी ये सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकता। हाकिम अली ने शायान की पुश्त को देखते हुए कहा, जो जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मैं कहीं नहीं जाना चाहता, यहाँ तक कि अपने कमरे में भी नहीं। आधा जुमला शायान ने अपने दिल में ही अदा किया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता बाहर निकल गया, जो इस चीज़ का निशान था कि उसे बातें पसंद नहीं आईं। भाई साहब, आपने इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर लिया? हमारी कोई अहमियत ही नहीं, हमसे पूछना भी पसंद नहीं किया। लोग क्या कहेंगे कि किस तरह चोरी छुपे अपनी बेटी ब्याह दी। अजरा बेगम मुसलसल रो रो कर फारूक साहब से लड़ रही थी। देखो रुखसाना, तुम ही इसे समझाओ। मैंने सारी बात तुम लोगों को तफसील से बता तो दी है, फिर इस बचपने का क्या मकसद है? फारूक साहब समझा समझा कर अब तंग आ गए थे। मैं इसे क्या समझाऊं, मुझे तो खुद कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
آپ نے کیسے دعا کی شادی کر دی؟ یعنی یہ کون سا طریقہ ہے؟ رخسانہ بیگم نے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تم دونوں دعا کے لیے پریشان مت ہو، وہ کچھ دنوں تک چکر لگائے گی۔ تمہارے دلوں میں جو بھی شکوک و شبہات ہیں وہ اس سے بات کر کے مجھے پوری امید ہے کہ دور ہو جائیں گے۔ فاروق صاحب آپ آرام کرنا چاہتے تھے مگر وہ دونوں مسلسل ان کا سر کھا رہی تھی۔ بھائی صاحب ہمیں نہیں معلوم، آپ دعا کو واپس لائیں، ہم دھوم دھام سے اسے رخصت کریں گے۔ اس طرح تو وہ لوگ سمجھیں گے کہ ہماری دعا کسی گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اسے اپنے سسرال میں عزت نہیں ملے گی بغیر جہیز اور اس طرح کی شادی سے۔ اسرا بیگم نے پھر وہی بات دہرائی۔ میں نے کہا نا پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ لوگ ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے اور خاندانی ہیں، ایسی گھٹیا سوچ نہیں رکھتے۔ فاروق صاحب کی امید سے زیادہ وہ دونوں ان کا سر کھا رہی تھیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ وہ خاندانی ہیں اور ہم حرامی؟ اسرا بیگم چیخ کر بولیں، جس پر فاروق صاحب کا صبر جواب دے گیا۔ بس اب بہت ہوا، میں اس بارے میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتا۔ میری بیٹی میری مرضی، میں جہاں مرضی اس کی شادی کروں، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ فاروق صاحب نے دو ٹوک لہجے پر کہا تو دونوں پاؤں پٹکتی کمرے سے باہر آ گئیں، جبکہ فاروق صاحب نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے بستر کا رخ کیا۔ دیکھا تم نے اپنے بھتیجی کے کام، کیسے اس امیر کبیر لڑکے کو پھنسا لیا، اور بھائی صاحب کو تو دیکھو، بالکل ہی غیرت نہیں۔ رخسانہ بیگم کی بات پر عذرا بیگم نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں کیا کروں، میرے معصوم بھائی پر اس نے جادو کر دیا ہے، اچھے بھلے ہوتے تھے، میری ہر بات سنتے تھے، مگر اب دیکھو۔ یہ کہہ کر عذرا بیگم دوبارہ رونے لگیں۔ اب رونے سے کیا ہوگا، وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اب اس بڑھاپے میں کرتی رہو کام، میں تو تمہارے بھلے کے لیے ہی کہتی تھی۔ خیر اتنی پریشانی کی کوئی بات نہیں، کچھ دنوں تک واپس آ جائے گی۔ بھلا وہ 2 دفعہ طلاق یافتہ لڑکی کو کوئی کتنے دن اپنے پاس رکھ سکتا ہے، وہ بھی بھیج دے گا۔ رخسانہ بیگم کی بات پہ عذرا بیگم نے چادر سے اپنے آنسو صاف کیے۔ ایک بار اسے واپس آنے دو، اس کا تو میں وہ حشر کروں گی کہ یاد رکھے گی۔ عذرا بیگم کے خیالات پر رخسانہ بیگم مسکرانے لگیں۔ شکر ہے آپ نے کال تو ریسیو کی، میں سمجھا تھا اب آپ مجھ سے بات نہیں کریں گی۔ عنایا کی کال اٹینڈ کرنے پر سرمد نے دل میں شکر ادا کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ سے کیوں بات نہیں کروں گی؟ عنایا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اس دن غلطی سے، سرمد نے یاد دلانا چاہا۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، وہ تو ایک غلط فہمی تھی اور میں نے ویسے بھی اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیا۔ عنایا نے ماحول کو سنجیدگی سے بچانے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جس پر سرمد نے سکھ کا سانس لیا۔ پھر دونوں طرف خاموشی چھا گئی، دونوں ہی ایک دوسرے کے بولنے کے منتظر رہے۔ وہ آپ نے تعویذ ابھی تک نہیں بھیجا؟ عنایا نے خاموشی کو توڑتے ہوئے بالآخر سوال کیا۔ میں کافی دنوں سے آپ کے ساتھ یہی بات کرنا چاہ رہا تھا، پر آپ وعدہ کریں جب تک میری بات مکمل نہیں ہو جائے گی آپ بیچ میں نہیں بولیں گی۔ سرمد نے بات کرنے سے پہلے وعدہ لینا چاہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میرا نہیں خیال کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وعدہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ بات کریں، میں آپ کی بات سن رہی ہوں۔ عنایا کو سرمد کا ایسا کہنا برا لگا تھا۔ دراصل میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس بلکہ کسی کے پاس بھی ایسا کوئی تعویذ نہیں ہے جس سے آپ دوسرے کے دل میں اپنی محبت پیدا کر سکیں۔ دلوں کو نرم کرنا اور ان میں محبت پیدا کرنا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اس میں ہم انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں۔ ہاں البتہ ہم اپنے اخلاق سے دوسروں کو متاثر ضرور کر سکتے ہیں۔ سرمد نے سنبھل کر مناسب الفاظ کا چناؤ کیا تاکہ عنایا کو کم سے کم دکھ اور مایوسی ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے اتنے دنوں سے بے وقوف بنا رہے تھے، مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے پیر کے قبضے میں جنات ہیں اور وہ ان سے جو مرضی چاہے کام کروا سکتے ہیں۔ عنایا کو یکدم غصہ آ گیا۔ وہ سب جھوٹ نہیں تھا، مگر سرمد نے اسے قائل کرنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کرنے چاہے۔ مگر آپ بہت بڑے جھوٹے ہیں، یہ بات مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے آپ پر اعتبار کیا اور آپ نے میرے اعتبار کا خون۔ آپ نے میرے جذبات سے کھیلا ہے، مجھے آپ سے شدید نفرت ہو رہی ہے۔ میں آپ کو ایک سمجھدار اور مخلص انسان سمجھتی تھی۔ عنایا کو اپنے ساتھ ہوئے دھوکے پر شدید دکھ ہو رہا تھا۔ عنایا آپ میری بات تو سنیں، میں آپ کے ساتھ اب بھی مخلص ہوں، تبھی آپ کو یہ سب بتا رہا ہوں، ورنہ۔ سرمد نے عنایا کا غصہ کم کرنے کے لیے اسے سمجھانا چاہا۔ مجھے آپ کی سنجیدگی یا مخلصی سے کیا، مجھے بس اپنے کام سے غرض ہے۔ عنایا کا لہجہ اب ہر احساس اور احترام سے عاری تھا۔ سوری میڈم، پھر تو آپ نے غلط جگہ اور غلط بندے کا انتخاب کیا ہے۔ سرمد نے فوراً معذرت کی، وہ اب مزید عنایا کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ ماما بالکل ٹھیک کہتی ہیں، ملتان کے لوگ ہوتے ہی بے وفا اور دھوکے باز ہیں۔
हमारी चची भी, अनाया ने कहते कहते खुद को रोका। ये तो गलत बात है, आपको मुझ पर गुस्सा है लिहाजा मुझ पर ही उतारें। पूरे शहर को घसीटने से क्या होगा? सरमद के जवाब पर अनाया को मजीद गुस्सा आया। खबरदार जो अब आपने मुझे कोई कॉल या मैसेज किया तो, अनाया ने कहते साथ ही कॉल काट दी, जबकि सरमद फोन को घूरने लगा। इतने दिन मुझे उल्लू बनाता रहा, अनाया तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ है तू। मामा बिल्कुल ठीक कहती थी, अकल नाम की कोई चीज़ नहीं, जो चाहे मुझे बेवकूफ़ बना सकता है। कुशन, तकिए और डेकोरेशन की चीज़ें उठा उठा कर नीचे फेंक रही थी। उसका गुस्सा आसमान को छू रहा था और साथ ही साथ वो किस बात पर रो रही थी उससे वो खुद भी अनजान थी। 2 दिन से दुआ शदीद उदास थी। एक तो वो अपनी अचानक हुई शादी से और दूसरा बाबा के जाने से। अभी भी वो बेड पर आलती पालती मारकर बैठी अपनी सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला। दुआ ने अंदर आते शायान को गौर से देखा। सॉरी, मैंने आहिस्ता ही खोला था मगर वो ज़ोर से दीवार से जा लगा। शायान ने दुआ के घूरने पर फ़ौरन अपनी सफाई दी। फिर ड्रेसिंग टेबल पर आदत के मुताबिक वॉलेट, घड़ी और मोबाइल रखा और अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा। जूते रैक पर उतारने हैं, गंदे जूते बाथरूम में नहीं लेकर जाना। दुआ के कहने पर वो अपना स्लीपिंग ड्रेस लेते पलटा और बगैर कुछ कहे जूते रैक में उतारकर स्लीपर पहने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, जिस पर दुआ को शदीद हैरत हुई। कल कहाँ थे? शायान को वॉशरूम से बाहर निकलता देखकर दुआ ने पूछा। दोस्त के घर था। दोस्त का कोई नाम भी होगा? दुआ के सवाल पर शायान ने पलट कर उसे घूरा। नाम पूछा है, घूरने को नहीं कहा। दुआ ने शायान के यूं देखने पर चोट की। असद, असद नाम है उसका। शायान ने ना चाहते हुए भी जवाब दिया। वह दुआ के साथ मुंहमारी नहीं करना चाहता था। क्या काम था उससे जो 2 दिन तक घर नहीं आया गया? दुआ को तो कोई बंदा चाहिए था जिस पर वो अपना सारा गुस्सा निकाल सकती। अब ये शायान की बदकिस्मती थी कि वो इस वक्त उसके सामने था। तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों हर वक्त मोहब्बत से लड़ती रहती हो? मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि तुमसे लड़ाई ना हो, तुम्हारी हरकतों को इग्नोर भी करता हूँ। ये मत समझना कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई मसला नहीं। फिर तुम ये सब क्यों करती हो? आज बता ही दो। और हाँ, ये बात याद रखो, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ जो तुम्हारे सब झूठ सच पर ईमान ले आऊँगा। मैं शायान हूँ। अगर मेरे साथ रहना है तो ठीक से रहना सीखो, वरना इस हवेली में बहुत से कमरे खाली पड़े हैं। मुझे खामखा की रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं। आइंदा मुझ पर हुक्म चलाने या रोक टोक की कोशिश मत करना, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। शायान ने उसे उंगली उठाकर तनबीह की। वो आज ये बात सोचकर आया था कि दुआ से साफ साफ अल्फाज में बात करेगा, क्योंकि इस तरह जिंदगी नहीं गुजर सकती कि एक बंदा बोलता रहे और दूसरा सुनता रहे, जबकि दूसरे की गलती भी कोई ना हो। अगर वो मेरे साथ चलेगी तो ठीक, वरना उसकी अपनी राह और मेरी अपनी राह। शायान के जवाब पर दुआ उसे देखती रही। इस तरह क्या देख रही हो? मेरे सर पर सींग तो नहीं निकल आए? और साफ साफ उर्दू जुबान में बात कर रहा हूँ। उर्दू तुम्हें समझ आती ही होगी। शायान ने दुआ को चुपचाप घूरते देखकर पूछा। कुछ देर दुआ इसी तरह शायान को देखती रही और फिर हंसने लगी, और देखते ही देखते उसकी हंसी रोने में बदल गई। वो जोर जोर से रोने लगी। शायान ने उसकी इस हरकत को बड़े गौर से नोट किया। इस वक्त उसे दुआ की जहनी हालत पर शक हो रहा था। इससे पहले कि शायान उसे चुप कराता या मजीद कुछ कहता, दुआ एकदम खामोश हो गई, अपने आंसू साफ किए और चुपचाप बिस्तर पर लेटकर लिहाफ ओढ़ लिया, जबकि शायान का सुकून इस हरकत को देखते ही रुखसत हो गया। ऐसे लगता है जैसे मैं किसी हॉरर मूवी में काम कर रहा हूँ। देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगती है। इसका मतलब है ये नॉर्मल नहीं है। कहीं ये कोई ड्रामा तो नहीं कर रही? शायान ड्रेसिंग टेबल के करीब खड़ा मुसलसल सोती हुई दुआ को देखता सोच रहा था। हो सकता है ये डबल पर्सनैलिटी का शिकार हो। कभी तो पूरे एतमाद लड़ने झगड़ने वाली लगती है और कभी। शायान ने बालों में हाथ फेरा। मेरे ख्याल से इसे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। सुबह ही पता करता हूँ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शायान अब कमरे में चक्कर लगा रहा था। काफ़ी देर दुआ को देखते और उसके बारे में सोचते हुए अब वो थक चुका था। अभी वो उलझा सोने के लिए बिस्तर पर बैठा ही था कि दुआ की बड़बड़ाहट शुरू हो गई। न जाने वो क्या कह रही थी और क्यों कह रही थी, मगर इतना पता चल रहा था कि जैसे वो किसी चीज़ से डर रही हो या अपने आप को बचा रही हो। शायान कुछ देर उसे देखता रहा, मगर फिर उसे उठाना ही मुनासिब समझा। शायान ने गिलास में पानी डाला और दुआ को कंधे से हिलाया। उठो, पानी पियो। शायान के हिलाने पर दुआ फौरन जाग गई और उसे घूरने लगी, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो।
اب خدا کے لیے یہ مت کہنا کہ تم کون ہو، شایان نے بیزاری سے کہتے ہوئے پانی کا گلاس آگے کیا، جسے دعا نے فوراً تھام لیا۔ کیا میں نے پانی مانگا تھا؟ دعا نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں چند گھونٹ پانی پینے کے بعد شایان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تم نے تامل زبان میں کچھ کہا تھا، میں نے اس کی ٹرانسلیشن اپنی ذاتی سمجھ کے مطابق اردو میں یہی کی کہ مجھے پانی دو۔ شایان دعا پر طنز کرتا گلاس ٹیبل پر رکھنے لگا۔ سوری، دعا کچھ شرمندہ سی دوبارہ لیٹنے لگی۔ کوئی بات نہیں، ایک اچھا خاوند ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے۔ شایان کی مسکراہٹ پر دعا بھی مسکرانے لگی۔ خدا کی قسم میں جان بوجھ کر یہ سب نہیں کرتی۔ دعا کو پتہ نہیں کیوں پر گلٹی فیل ہو رہا تھا، اس لیے اس نے شایان کو یہ بتانا مناسب سمجھا، جس پر شایان سائڈ ٹیبل کا لیمپ آف کرنے لگا، مطلب ظاہر تھا کہ وہ سونا چاہ رہا ہے۔ سوری، دعا نے پھر ہلکی سی آواز میں کہا۔ اچھا کوئی بات نہیں، رات کافی ہو گئی ہے، تم بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ شایان کا سارا غصہ دعا کی اس سوری پر ختم ہو گیا تھا، اب اس کے دل میں غصے کی جگہ ہمدردی نے لے لی تھی۔ شاید اس لڑکی کو علاج کی سخت ضرورت ہے، میں صبح ہی کسی ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ نائلہ نے شایان کو لان میں بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، چلو عام ہی بتا دو۔ نائلہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دعا کی دوسری شادی کس وجہ سے ختم ہوئی تھی؟ شایان کے سوال پر نائلہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ جب دعا نے بتا دیا ہے تو مجھ سے تصدیق کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں اپنی بیوی پر اعتماد ہونا چاہیے۔ نائلہ کے جواب پر شایان مسکرایا۔ وہ میری بیوی نہیں بلکہ ایک مریضہ ہے۔ شایان کی تصحیح پر نائلہ نے منہ بنایا۔ آپ بات کو بدل رہی ہیں، بتائیں نا، اس کی شادی کیوں ختم ہوئی تھی؟ شایان نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ بقول دعا اور کچھ حد تک تمہارے بھی کہ تم دونوں کے درمیان سب کچھ نارمل ہے، تو تم اسی سے پوچھ لو۔ نائلہ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ کیونکہ ہم ایک نارمل کپل نہیں ہیں تو ہمارے درمیان کچھ بھی نارمل نہیں۔ آپ بتا دیں، اس میں اس کی ہی بہتری ہے، مجھے اس کا علاج کرنے میں کافی آسانی رہے گی، ورنہ… شایان نے کندھے اچکا دیے۔ تم اس بارے میں اس سے بات کرو، پھر دیکھو کہ وہ کیا کہتی ہے۔ نائلہ کے جواب پر شایان خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں کہ اچھی خاصی میری خالہ ہوا کرتی تھیں۔ شایان نے تھیں پر زور دیا۔ بدتمیز تھیں نہیں، ہوں۔ نائلہ نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا۔ ہیں کہاں تھیں؟ میری خالہ مجھے ہر سوال کا سیدھا سیدھا جواب دیتی تھیں، یوں گھما پھرا کر نہیں۔ شایان کے جواب پر نائلہ ہنس پڑی۔ میں کل واپس اپنے گھر جا رہی ہوں، تم دعا کا بہت خیال رکھنا، مجھے امید ہے کہ تم دونوں کے درمیان جلد ہی سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ دعا بہت اچھی لڑکی ہے۔ نائلہ نے شایان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور میں ایک بدمعاش لڑکا، اس کا خیال تو میں رکھ لوں گا اور میرا کون رکھے گا؟ کبھی یہ خیال آیا آپ کو؟ شایان نے گلہ کیا۔ تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، اپنا خیال خود رکھ سکتے ہو، تمہیں بھلا کسی کی ضرورت کیوں ہوگی؟ نائلہ کے سوال پر وہ ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا۔ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مگر وہ آپ کی بھانجی جس کے ساتھ مجھے دن رات رہنا ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک نہیں، لہٰذا میرا خیال رکھنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ شایان نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اچھا، اگر تمہیں خیال رکھنے والا چاہیے تو میں سرمد کو کہہ دیتی ہوں کہ تمہارا خاص خیال رکھے۔ نائلہ نے شرارت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ او خدا کا واسطہ ہے، اسے کچھ مت کہنا۔ شایان نے فوراً اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اتنا اچھا تو ہے؟ نائلہ نے شایان کے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ بہت اچھا ہے، دعا بہت اچھی ہے، بس ایک میں ہی برا ہوں، باقی تو سب جنت سے آئے ہیں۔ شایان کی مصنوعی ناراضگی پر نائلہ ہنس دی۔ جب انسان کو کسی چیز کی عادت ہو جائے تو وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے ساتھ بھی شاید ایسا ہی ہو رہا ہے، مجھے دن رات سرمد کے ساتھ بات چیت کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اب اس کا نمبر بلاک کرنے کے بعد مجھے یہ موبائل بھی بیکار لگنے لگا ہے، جیسے اس کا کوئی مقصد ہی نہ رہا ہو۔ ابھی بھی وہ موبائل ہاتھ میں تھامے بیٹھی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے میں کئی بار وہ اس کا نمبر ڈیلیٹ، بلاک اور دوبارہ سیو کر چکی تھی، اور غیر شعوری طور پر وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ارے تم یہاں بیٹھی ہو، کچھ پتہ بھی ہے تمہاری اس لاڈلی اور بھولی بھالی کزن نے کیا گل کھلایا ہے؟ رخسانہ بیگم نے ٹیرس پر گمسم سی بیٹھی عنایا کو اپنے طور پر اطلاع دینا مناسب سمجھا۔ ماما پلیز بس کریں، مجھے کسی کے بارے میں کچھ نہیں سننا، اور رہی بات معصومیت کی تو وہ ہے ہی معصوم، آپ مانیں یا نہ مانیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عنایا نے نرم لہجے میں اپنا دبا دبا سا غصہ ظاہر کیا۔ بھائی صاحب اسے وہاں ہی چھوڑ آئے ہیں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔
رخسانہ بیگم عنایا کے پاس بیٹھتے ہوئے بتانے لگی۔ چچا واپس آ گئے ہیں؟ مگر کب؟ عنایا نے حیرت سے پوچھا۔ لو، تمہیں پتہ بھی کیسے چلے گا؟ آج کل دن رات تم اپنے کمرے میں ہی رہتی ہو، باہر نکلو تو پتہ چلے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے اور گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ رخسانہ بیگم کے جواب پر عنایا کچھ شرمندہ سی ہوئی۔ چلو اچھا ہے، کچھ دن دعا کا ماحول بدلے گا تو اس کی طبیعت پر اچھا اثر ثابت ہوگا۔ یہاں تو وہ اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلتی تھی۔ عنایا کے جواب پر رخسانہ بیگم نے نفرت سے سر ہلایا۔ کچھ دن نہیں، اب وہاں ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ بھائی صاحب اس کی شادی کر کے اسے وہاں ہی چھوڑ آئے ہیں۔ رخسانہ بیگم کی بات پر عنایا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ عنایا نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہمیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا مگر یہی سچ ہے، بھائی صاحب اسے وہاں چھوڑ کر آئے ہیں۔ رخسانہ بیگم کے جواب پر عنایا ایک دم خاموش ہو گئی۔ پوچھو گی نہیں اس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ رخسانہ بیگم نے عنایا کو خاموش بیٹھا دیکھ کر کہا۔ جس سے بھی ہوئی ہے اللہ کرے وہ اسے خوش رکھے، میں تو اس کے لیے دل سے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ آپ اور پھپھو کو پتہ نہیں اس سے کیا مسئلہ ہے۔ عنایا نے ہلکا سا طنز کیا۔ بیٹا جی، ماں پر طنز کرنے سے پہلے یہ سن لو کہ اس نے کس کے ساتھ شادی کی ہے، شاید پھر تمہاری آنکھوں پر بندھی معصومیت کی پٹی کھل جائے اور تم اس کا اصل روپ دیکھ سکو۔ رخسانہ بیگم نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے اس کی شادی کسی شہزادے سے ہو گئی ہے جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے اور وہ میٹھا بھی ہوتا ہے۔ عنایا مسکرائی۔ وہ جو لڑکا یہاں آیا تھا یاد ہے؟ بڑا پیارا سا تھا اور تھوڑا بدتمیز بھی۔ رخسانہ بیگم نے اپنے طور پر عنایا کو شایان کا حلیہ بتایا، جبکہ عنایا کے ذہن میں آندھیاں چلنے لگیں۔ ماما پلیز اب یہ مت کہنا کہ دعا کی شادی اس لڑکے سے ہو گئی ہے۔ عنایا نے ماں کو روکنا چاہا، اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ وہ کچھ ایسا سننے کو تیار نہ تھی جو اس کی امیدیں توڑ دیتا۔ یہی تو بتا رہی ہوں کہ اس معصوم نے اپنی اداؤں سے سب کو بے وقوف بناتے ہوئے اس خوبصورت امیر کبیر لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ بھائی صاحب ان دونوں کا نکاح کر کے واپس آئے ہیں۔ اب بولو کہ تمہاری کزن معصوم ہے؟ میں اور عذرا خامخواہ اس کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ رخسانہ بیگم اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی مگر عنایا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا دماغ یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا کہ شایان کی شادی ہو گئی ہے، وہ بھی اس کی کزن سے۔ ناممکن۔ عنایا نے سر نفی میں ہلایا۔ عنایا کو اس وقت دعا پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کی ہمدردی ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ چند لمحے وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر جب جذبات بڑھنے لگے تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ رخسانہ بیگم نے اس کی اس حرکت کو بہت غور سے دیکھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس بات کو نہیں مانتی۔ وہ صرف میرا ہے، دعا اس سے کیسے شادی کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ دعا تو تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ کاش یہ جھوٹ ہو۔ عنایا نے روتے ہوئے تکیہ منہ پر رکھا مگر منہ چھپانے سے غم نہیں چھپتے۔ دعا اس وقت مزے سے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی جب شایان کمرے میں داخل ہوا۔ جتنی حیرانی شایان کو ہوئی اس سے کئی گنا زیادہ دعا کو اس وقت اسے دیکھ کر ہوئی۔ تم اس وقت؟ اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے دعا نے پوچھا۔ تم نہیں، آپ۔ دوسرا، یہ میرا اپنا کمرہ ہے اور فی الحال یہاں کہیں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا کہ میں اس وقت کمرے میں نہیں آ سکتا۔ شایان طنز کرتا خود بھی اس کے برابر بیٹھ گیا۔ عموماً تم رات کو ہی کمرے میں آتے ہو، اس لیے مجھے تھوڑی حیرت ہوئی، دعا نے جواب دیتے ہوئے ٹی وی بند کیا۔ اب اس کا یہاں بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر شایان نے اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا کوئی کام ہے؟ دعا نے کھڑے کھڑے پوچھا۔ بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شایان پچھلے دنوں کی نسبت آج دعا کو کافی سنجیدہ لگ رہا تھا، لہٰذا وہ مزید بحث کیے بنا بیٹھ گئی۔ میری باتوں کا سچ سچ جواب دینا، اگر کوئی ایک بات بھی بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ شایان کی حد سے زیادہ سنجیدگی اوپر سے دھمکی دعا کو اندر تک ہلا گئی۔ پوچھو، دعا نے اپنا اعتماد بحال رکھتے ہوئے شایان سے کہا۔ تمہاری دوسری شادی کس وجہ سے ناکام ہوئی تھی؟ مجھے اصل وجہ جاننی ہے، وہ قصے کہانیاں نہیں جو تم دوسروں کو اب تک سناتی آئی ہو۔ شایان کے منہ سے یہ سوال سنتے ہی دعا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ جس چیز کو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی وہ اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ دعا نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے قریب پڑے کشن پر انگلیاں پھیرنا شروع کر دیں۔ اس طرح وہ اپنے جذبات، غصے، دکھ، پریشانی سب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بولو بھی، جواب دو، کچھ پوچھا ہے؟ اب کی بار شایان نے اونچی آواز میں پوچھا۔ تم جان کر کیا کرو گے؟ تمہارا اس سب سے کیا لینا دینا؟ اپنے ڈر اور خوف پر قابو پاتے ہوئے دعا نے ہمت سے کہا۔
میں نہیں چاہتا کہ تم میرے سرہانے تامل زبان میں ساری زندگی بڑبڑاتی رہو اور میں اس کا مطلب اپنی سمجھ کے مطابق تلاش کرتا رہوں۔ نہ تو مجھے یہ زبان آتی ہے اور نہ ہی میں سیکھنے میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ شایان طنز کر رہا تھا یا بتا رہا تھا، دعا نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ نائلہ سے پوچھ لیں، میں نے انہیں بتایا تھا، دعا نے نظریں چرائیں۔ ان سے کیوں پوچھ لوں؟ تم بتاؤ، میں تمہارا شوہر ہوں، ان کا نہیں۔ شایان کی نظریں مسلسل دعا کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا اور میں اپنی بات بار بار دہرانے کی عادی نہیں، دعا نے الجھے ہوئے انداز میں جواب دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، شایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جس طرح انہیں بتایا تھا بالکل ویسے ہی مجھے بھی بتا دو، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ شایان نے اسے اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے زور دیا۔ دعا عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئی، بتائے یا نہ بتائے؟ بتائے تو کیسے بتائے؟ میرے بارے میں یہ سب جاننے کے بعد کیسے سوچے گا؟ یہ میرا یقین نہیں کرے گا۔ وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ بالآخر دعا نے ہار مانتے ہوئے صرف اتنا کہا، ارے واہ، یہ تو کمال ہو گیا، سابقہ شوہر کے لیے نہیں کرتے تھے اور جو حاضر سروس ہے اس کے لیے تم؟ دعا بی بی، تم تو کمال کی چیز ہو۔ شایان ہنسا۔ وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیوں نہیں کرتے تھے؟ شایان نے دعا کی نقل اتارتے ہوئے پوچھا۔ وہ اچھا سلوک نہیں کرتے تو تم اس بری طرح پیش آتی ہوگی جیسے میرے ساتھ آتی ہو۔ شایان نے دعا کو چپ دیکھ کر دوبارہ کہا، وہ مجھے غلط کام کرنے کو کہتے تھے۔ دعا کو اس سے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ مثلاً شایان نے دعا کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ دعا نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر شایان کی گرفت کو دیکھا اور آنکھیں زور سے بند کرتے ہوئے ساری بات ایک ہی سانس میں اسے بتا دی، جس پر شایان نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شایان کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا جسے محسوس کرنے کے لیے دعا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ میرے درد کو سن کر فقط اداس ہوا۔ میں سوچتا ہی رہا اب گلے لگائے گا۔ کوئی بھی شریف انسان اپنی بیوی کو ایسا کرنے پر کیسے مجبور کر سکتا ہے، جبکہ میں آپ کے سابق شوہر کو جانتا ہوں۔ شایان کا آخری جملہ دعا کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی ان کا کافی آنا جانا ہے۔ میں اس سارے خاندان کو ہی بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ ان کی پہلی بیوی اچھی عورت نہیں تھی، تو مجبوراً اسے طلاق دینا پڑی۔ دوسری بیوی سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ شایان کی گرفت دعا کے ہاتھ پر اب ہلکی پڑ چکی تھی، جبکہ شایان کے الفاظ دعا کا دل چیر گئے تھے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ وہ نامرد تھے، میں نہیں مانتی کہ ان کا اپنا بیٹا ہے۔ اچانک دعا نے چیخنا شروع کر دیا، اور شاید شایان یہی چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ تم جھوٹی ہو، تم کسی کو پسند کرتی ہو اور پسند کی شادی نہ ہونے پر تم نے ایسا کیا ہو۔ شایان کی سوچ پر دعا کا دماغ گھوم گیا۔ خبردار، خبردار، جو تم نے دوبارہ میرے بارے میں ایسا کچھ بھی کہا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ دعا نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کچھ خاص مارنے کے لیے ملا نہیں۔ سنو دعا بی بی، میں اس بارے میں تحقیق کروں گا کیونکہ تم پر مجھے اب شک ہو گیا ہے۔ میں نے ابھی ایک ڈاکٹر سے بات کی ہے، اسے تمہارے تمام حالات اور بقول تمہارے ابا کے تمہاری بیماری کی علامتیں بتائی ہیں، اور اس نے جواب میں پتہ ہے ڈاکٹر نے کیا کہا؟ شایان نے دعا کو سختی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ کیا؟ دعا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہی کہ وہ لڑکی ڈرامہ کر رہی ہے، وہ جھوٹ بولتی ہے۔ آج کل ایسے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں کہ لڑکیاں اپنی بات منوانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتی ہیں۔ شایان نے دعا کو چھوڑا جس پر وہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکی اور صوفے پر گر گئی۔ تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو، عورت کی سچی بات بھی الزام لگتی ہے اور مرد کا جھوٹ بھی تم لوگوں کو سچ۔ اگر تمہاری اپنی کوئی بہن ہوتی تب میں پوچھتی۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اچھا چلو، میں تم پر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آتا ہوں، مگر تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی۔ شایان اب قدرے نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ وہ کیا ہے؟ دعا نے نم آواز میں پوچھا۔ تمہیں میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، صرف ایک بار۔ شایان کی بات پر دعا نے حمایت میں سر ہلا دیا۔ حالانکہ وہ کبھی اپنے بابا کے کہنے پر بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی۔ اسے ڈاکٹر کے سوالوں سے الجھن ہوتی تھی۔ وہ پاگل نہیں تھی، مگر یہ سچ تھا کہ کبھی کبھی پاگلوں والی حرکت ضرور کرنے لگ جاتی تھی۔ شایان اب کافی مطمئن اور پرسکون تھا۔ اس نے موبائل نکال کر کسی کو میسج کیا اور پھر وہ کمرے میں خوامخواہ ادھر ادھر چکر کاٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا جس کی اسے خوشی تھی۔ اپنی ہی دھن میں گنگناتے ہوئے وہ جیسے ہی سرمد کے کمرے میں داخل ہوا،
उसे पंखे को घूरता हुआ पाया। जब हम छोटे थे, बल्कि जब हमारे बड़ों के बड़े भी छोटे थे, तब से पंखे के 3 ही पर चले आ रहे हैं और वो छत के साथ लटका ही होता है। तो इस पर इतना गौर ना कर, मैं बता देता हूँ, शायान कहता हुआ उसके करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। आपने बहुत मज़ाहिया बात की है, मगर मेरी तरफ से माजरत कबूल करें, मैं आपके इस किस्म के मजाक पर हंस नहीं सकता। सरमद के तंज पर शायान खुद ही हंसा। कल तक तो तेरे मुंह पर 12 बज रहे थे, तेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी। सरमद ने नकल उतारी। और अब नींद पूरे होते ही अपनी असलियत में वापस आ गया है, सरमद कहते हुए उठकर बैठ गया। मेरी बातें और हरकतें तो तुझे ऐसे याद रहती हैं जैसे मैं तेरी महबूबा हूँ। और अपने बारे में क्या ख्याल है? शायान ने कुर्सी पर झूलते हुए पूछा। मैं ऐसे काम ही नहीं करता। क्या बना आपकी उस बला का? शायान ने ऊंची आवाज़ में हाँक लगाई, जबकि सरमद बेसन पर चुपचाप मुंह धोता रहा। इस मुंह को साबुन की नहीं बल्कि ब्लीच की ज़रूरत है। मेरी मान तो कुछ देर इसे ब्लीच में डुबोकर देख, फिर कैसा रंग निकलता है। शायान के मशवरे पर सरमद ने सर हिलाया। कम अज़ कम मुझे अप्रिशिएट ही कर दे, कितने गुर की बात बताई है। ब्यूटी टिप्स, वो भी बिल्कुल मुफ्त। शायान का मूड ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छा था, जिसे सरमद ने भी महसूस किया। तो इस वक्त कहाँ से आ रहा है? अपने कमरे से, शायान ने पाँव हिलाते हुए मज़े से जवाब दिया। कमरा अपना ही था ना? सरमद की तस्दीक पर शायान ने टेबल पर पड़ा टाइम पीस उठाकर उसकी तरफ उछाला, जिसे सरमद ने आसानी से कैच कर लिया। बकवास नहीं, जो पूछा है वो बताओ और यहाँ से गुम हो। सरमद की इस कदर बदतमीज़ी पर शायान ने उसे हैरत से देखा। क्या कोई आने वाला है? बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। शायान के गाने पर सरमद मज़ीद चिढ़ गया। ना किसी ने आना है और ना ही मैंने कहीं जाना है, बस आप तशरीफ़ ले जाएं इस कमरे में से। सरमद की बात पर शायान हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ। मामला ख़तरनाक हद तक संजीदा हो चुका है। चल आ, तेरे मसले का हल निकालते हैं। आ तो सही। सरमद के लाख मना करने पर भी शायान उसे कमरे से खींचकर बाहर ले आया। यहाँ क्या है? बाहर आकर सरमद ने बेजारी से पूछा। बारिश, शायान ने इंतहाई खुश इखलाकी का मुजाहरा करते जवाब दिया। अच्छा, मैंने पहली बार देखी है, मुझे नहीं पता था। सरमद के जवाब पर शायान एक बार फिर हंसा। मुझे पिंडी जाना है और वो भी तेरे साथ। सुबह तक अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेना। शायान ने इंतहाई संजीदगी के साथ सरमद के चेहरे को देखते हुए कहा और उसे हैरान परेशान छोड़कर वहाँ से चला गया। यानी वो उसके तमाम मामलात से बाखबर था। सरमद को शदीद शर्मिंदगी हुई। गाड़ी में इस वक्त मुकम्मल खामोशी का राज था। शायान ड्राइविंग करते हुए बार बार अपने बराबर बैठी हुई दुआ को देख रहा था। मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा है कि तुम्हारी बोलती बंद हो गई है। शायान ने हल्के से मुस्कुराते हुए दुआ पर तंज किया, मगर दुआ मुसलसल गुजरते पल घरों को घूर रही थी। डॉक्टर के ख्याल में तुम बिल्कुल ठीक हो और मेरा भी तुम्हारे बारे में यही ख्याल है। शायद तुम्हें मालूम नहीं, मगर मैंने ऑक्सफोर्ड से साइकोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है। शायान ने दुआ को फ़ख्र से बताया, मगर दुआ की पोजीशन में कोई तब्दीली ना आई। उसे गुस्सा आने लगा। ये तो दुआ थी, अगर उसकी जगह सरमद होता तो अब तक वो उसे गाड़ी से बाहर फेंक चुका होता। गाड़ी में फिर पहले वाली खामोशी छा गई। शायान ने अपने गुस्से को काबू करने के लिए डैशबोर्ड पर से सिगरेट उठाया। दुआ ने उसे पकड़कर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। दुआ के इस अमल पर शायान ने झटके से गाड़ी रोकी। ये हरकत आज तो की है, दोबारा मत करना। शायान का गुस्सा उसके अल्फाज और आंखों की लाली से वाज़ेह हो रहा था। बस इतनी सी बात भी बर्दाश्त नहीं हो सकी। और कल जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, उसके बारे में क्या ख्याल है? हम औरतें ही हैं जो तुम जैसे मर्दों की बकवास बर्दाश्त कर लेती हैं, वरना हमारी जगह तुम हो तो कोई शादी भी कामयाब ना हो। दुआ ने फ़ौरन जवाब दिया। तुम लड़कियां अब पहले की तरह मासूम और भोली भाली नहीं रही, जिन पर मर्द जुल्म करते थे और वह चुपचाप अपना घर बसाने के लिए सब बर्दाश्त करती थीं। तुम लोग अब बहुत चालाक हो गई हो। हम लड़के शीशे की तरह साफ होते हैं, जो भी काम अच्छा या बुरा करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। तुम्हारी तरह दिल में कोई, दिमाग में कोई और गाड़ी किसी और की में नहीं बैठते। शायान ने दुआ को देखते हुए गाड़ी स्टार्ट की। आज तो ये बकवास कर ली है, मगर आइंदा मुझसे इस तरह बात नहीं करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मेरा शुमार उन लड़कियों में नहीं होता। मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा था तुमसे शादी करने का। दुआ ने चीखते हुए कहा। मगर मुझे तो बहुत शौक चढ़ा हुआ था एक पागल लड़की से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का। शायान ने मुसलसल तंज के तीर चलाए।
कोशिश किया करो कि तुम मुझसे बात नहीं करो तो बेहतर है। मुझे तुम्हारी शक्ल के साथ साथ आवाज़ से भी नफरत हो गई है। दुआ ने सुबकी के एहसास से बाहर देखते हुए कहा, अच्छा मगर मेरे साथ तो मामला उलट हो गया है। मैं तुम पर बुरी तरह आशिक हो गया हूँ। तुम्हारे बगैर मुझे कहीं चैन नहीं आता। मैं मर जाऊंगा अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो। शायान उसे चिढ़ा रहा था जबकि दुआ का गुस्से से बुरा हाल था। उसका बस नहीं चल रहा था कि कैसे अपना गुस्सा निकाले। मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। दुआ के बोलने से शायान ने फौरन गाड़ी एक साइड पर लगाई और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। हम दोनों को एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत हो गई है, तभी तो हमारी सोचें भी मिलने लगी हैं। ऐसे ही सच्चे आशिक की निशानी होती है। शायान ने आंख मारते हुए पॉकेट से टिकट निकालकर दुआ के आगे किए। मुझे तुमसे भी ज़्यादा जल्दी है तुम्हें वापस भेजने की। ये देखो, मैंने कल ही टिकट बुक करवा लिए थे। शायान ने टिकट दुआ के आगे लहराते हुए दोबारा पॉकेट में रख लिए, जबकि शायान की इस हरकत पर दुआ एकदम गुमसुम हो गई। अगर अब मैं वापस गई तो सबको क्या वजह बताऊंगी? फूफो, ताई और सबसे बढ़कर अब्बा। दुआ को एकदम रोना आने लगा। मुझे जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था। मैंने जल्दी में गलती कर दी है। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो सिर्फ उसे तंग करना चाह रही थी कि ये मुझे खुद छोड़ दे, मगर मैंने सोचा ही नहीं कि इसके बाद मेरा क्या होगा। दुआ को अपना आप पागल लग रहा था। क्या गाड़ी में ही रात रहने का इरादा है? माना कि तुम्हें अपने घर वापस जाने की बहुत खुशी है, मगर टिकट सुबह के हैं। अभी के लिए बाहर तशरीफ़ ले आओ। दुआ अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो घर पहुंची। शायान के दरवाज़ा खोलने पर वो बाहर निकली और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चल पड़ी, जबकि शायान को एक बार फिर दुआ की ज़हनी हालत पर शक गुजरा। रुखसाना भाभी, ये अनाया को क्या हुआ है? क्या मसला है? इतनी गुमसुम क्यों रहने लगी है? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अजरा बेगम की बात पर पहली बार रुखसाना बेगम को सख्त बुरी लगी। अजरा, कुछ शर्म करो, तुम्हारी भतीजी है, कैसी बातें कर रही हो? रुखसाना बेगम ने नागवारी से जवाब दिया। रुखसाना भाभी, देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि ये आपकी नाक के नीचे कोई गुल खिला दे और आप हाथ मलती रह जाएं। अजरा बेगम को तो आदत थी ऐसा बोलने की। वो दुआ को अक्सर ऐसा बोलती रहती थी, इसलिए उनके लिए ये गुफ्तगू नॉर्मल थी। वो ये भूल गई थी कि दुआ बिन माँ की बच्ची थी, जबकि अनाया की माँ जिंदा। अजरा, बस करो, ये अनाया है, दुआ नहीं। और दूसरा, इसकी माँ भी जिंदा है, दुआ की तरह यह लावारिस नहीं। खबरदार, जो तुमने ऐसी कोई बात मेरी बेटी के बारे में बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब की बार रुखसाना बेगम शदीद बरहम हुई तो अजरा बेगम को अपनी गलती का एहसास हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तो वैसे ही कह रही थी कि अनाया पहले की तरह हंसती बोलती नहीं है। मेरी मानो तो इसकी शादी कर दो, यही तो उम्र होती है, वरना लड़कियां चिड़चिड़ी हो जाती हैं। अजरा बेगम ने एक बार फिर वही बात की जो पिछले दिनों से वो दोहराती आ रही थी। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि आजकल तुम्हें अनाया की शादी का इतना भूत क्यों चढ़ा हुआ है। किससे करूं शादी, ये भी बता दो। तुमने कोई लड़का देखा है या हिंदुओं की तरह आंगन में लगे पेड़ से कर दूं? रुखसाना बेगम ने तकरीबन लड़ते हुए जवाब दिया। अच्छा रिश्ता मिलना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है, फिर भी मैंने एक दो लोगों से बात की है। आखिर अनाया मेरी लाडली भतीजी है। अजरा बेगम ने रुखसाना बेगम को गुस्से में देखकर फौरन पैंतरा बदला। अभी दोनों नंद भावज आपस में रिश्ते को लेकर तकरार कर रही थी कि अनाया को आता देखकर खामोश हो गई। आओ मेरी प्यारी बेटी, इधर आओ। आजकल तो फुप्पो को भूल ही गई हो। मुझे तो तुम्हारी आवाज़ भी याद नहीं रही। अपनी शक्ल ही दिखा दिया करो। अजरा बेगम ने इंतहाई लाड से अनाया का माथा चूमते हुए उसे अपने पास बिठा लिया। फुप्पो, क्या करूं, करने को कुछ होता ही नहीं है तो सोती रहती हूँ। अनाया ने शर्मिंदगी से बहाना बनाया। मेरे पास आ जाया करो, तुम्हें तो पता ही है भाई साहब सारा दिन बाहर गुजार देते हैं और दुआ मनहूस मारी जब से गई है मेरा पोर्शन तो सुनसान ही हो गया है। मैं तो किसी आदमजात की आवाज़ को भी तरस गई हूँ। अजरा बेगम ने जैसे ही दुआ का जिक्र किया, अनाया के चेहरे पर कर्ब के आसार नमूदार होने लगे। छोड़ें भी फूफो, आप क्यों अपना खून जलाती हैं? अच्छा ही हुआ कि चली गई। यहाँ रहती तो उसने हमारे लिए परेशानी का ही बाइस बनना था। हमेशा की तरह उसका जिक्र मत किया करें। ये पहली बार था कि अनाया ने दुआ के खिलाफ बात करने पर उन लोगों को कुछ नहीं कहा, वरना वो तो उनसे लड़ती थी। अनाया के जवाब पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे यकीन कर रही हों कि जो सुना है वो अनाया ने ही कहा है। अजरा बेगम ने आंखों के इशारे से रुखसाना बेगम से इस तब्दीली की वजह पूछी, जिस पर उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। चलो शुक्र है तुम्हें भी एहसास हुआ कि वो गलत थी और हम ठीक। अनाया, उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया हुआ था। अजरा बेगम ने लाड से अनाया के बाल पीछे करते हुए कहा।
پھوپھو میں سچ مچ بہت بیوقوف ہوں، مجھے تو کوئی بھی ایرا گیرا اٹھ کر بیوقوف بنا لیتا ہے۔ وہ تو پھر اپنی تھی۔ انایا کا لہجہ بھیگنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ روتی اس نے عذرا بیگم کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ دعا دوپہر سے شدید اضطراب میں تھی۔ جب سے وہ کمرے میں آئی تھی ایک پل بھی سکون سے نہیں بیٹھی تھی۔ کیا مجھے شایان کو منع کر دینا چاہیے یا اس سے معافی مانگنی چاہیے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ دعا کی آنکھیں اور چہرہ اس کے دکھ کی گواہی دے رہا تھا۔ شایان کمرے میں داخل ہوا تو آرام سے جوتے ریک میں اتارے، پھر بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ شاید وہ بہت تھک گیا تھا۔ دعا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ مانا کہ تمہیں اپنے گھر جانے کی بہت خوشی ہے، مگر بی بی وہاں جانے میں ہمیں وقت لگے گا، اس لیے مجبوری سمجھ کر ہی کچھ زہر مار کر لو۔ شایان نے اچانک اپنی بند آنکھوں سے ہی دعا کو مخاطب کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، دعا نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ اچھا، شایان اچھا کو لمبا کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ دعا تمہارے کتنے روپ ہیں؟ شایان اس کے مقابل کھڑا اس دکھی سی لڑکی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ پتہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ شایان کے پوچھنے پر دعا کو لگا اگر جواب دیا تو رو پڑے گی، لہٰذا صرف سر نفی میں ہلایا۔ تمہیں حکومت کرنے کی عادت ہے، تم کسی کے ماتحت نہیں رہ سکتی اور نہ ہی کسی کی برتری کو تسلیم کر سکتی ہو۔ جب تک کوئی تمہاری بات مانتا رہے، تمہارے آگے جواب نہ دے، تمہارا ہر حکم آنکھوں پر رکھے، تم بالکل ٹھیک رہتی ہو۔ جہاں اسے کوئی اعتراض ہوا وہاں تم پاگل ہو جاتی ہو۔ اسے ڈاکٹری زبان میں مینٹل ڈس آرڈر بولتے ہیں، یا حد سے زیادہ اپنی ذات سے عشق۔ شایان نے دعا کا گرتا دوپٹہ اس کے کندھے پر درست کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بالکل نارمل ہوں، اپنی بیکار کی ڈگری مجھ پر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ دعا نے شایان اور اپنے درمیان موجود کم فاصلے کو بڑھاتے ہوئے جواب دیا، یہ فضول کی ڈگری کہتی ہے جب تک میں تمہاری بات مانتا ہوں تم بالکل نارمل رہتی ہو، نہ ہنگامہ کرتی ہو، نہ لڑتی ہو، نہ غصہ کرتی ہو، اور نہ ہی کوئی فضول بات۔ مگر جیسے ہی میں تمہاری کسی بات کو اگنور کرتا ہوں یا ماننے سے انکار کرتا ہوں، تم چیخنے لگتی ہو۔ شایان نے اپنے سے دور ہوتی دعا کو کھینچ کر اپنے حصار میں لیا۔ بدتمیزی مت کرو، دعا نے اپنا آپ اس سے چھڑانا چاہا۔ کون کر رہا ہے؟ شایان کی گرفت ہنوز قائم تھی، جس پر دعا کنفیوز ہونے لگی۔ شایان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ اچانک بیٹھے بٹھائے تم دونوں کو راول پنڈی جانے کا دورہ کیوں پڑ گیا ہے؟ تم مجھے سچ سچ بتاؤ، کیونکہ شایان سے مجھے کچھ امید نہیں ہے۔ حاکم علی نے سرمد سے پوچھا، جس پر سرمد کو پسینے آنے لگے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھ سے اس کی ابھی تک اس بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ سرمد نے جھوٹ بولا، مگر اس بار اس کا لہجہ اس کی بات کی ترجمانی نہیں کر رہا تھا۔ سرمد، میرے خیال میں تم مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ خیر، میں نے صرف اتنا کہنا تھا کہ جلد واپس آ جانا، اور ہاں، اس چیز کی ذمہ داری تم پر ہے کہ وہ بہو کو وہاں چھوڑ کر نہیں آئے۔ حاکم علی کی بات پر سرمد نے سر ہاں میں ہلایا، مگر خود بھی اندر تک ہل گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ وہ شاید میرے لیے پنڈی جا رہا ہے، مگر یہاں تو معاملہ کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ وہ دعا کو چھوڑنے جا رہا ہے، مطلب وہ اپنی شادی سے خوش نہیں۔ سرمد اب الجھ گیا تھا کہ آخر شایان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے کہ اسی وقت موبائل پر شایان کی کال آنے لگی۔ ہاں بولو۔ خیر ہے، اتنی خوشی چڑھی ہوئی ہے، میری بیگم کی خوشی تو سمجھ میں آتی ہے، مگر تیری؟ شایان کی شرارت بھری آواز پر سرمد مسکرایا۔ میری خوشی؟ تمہیں کیا پتہ میری خوشی کیا ہے اور کس میں ہے؟ سرمد نے کہتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ تیری اور میری بیگم دونوں کی خوشی راول پنڈی میں ہے۔ میں نے سوچ لیا ہے، جس طرح تم دونوں پنڈی کی طرف بھاگتے ہو، مجھے ریلوے والوں سے تعلقات اچھے کر لینے چاہیے۔ شایان بددستور مسکرا رہا تھا۔ کام بول کام، سرمد نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا، تاکہ شایان کو مزید اس بات سے روکے، کیونکہ وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 2 ٹوکری مٹھائی کی، 1 ٹوکری ڈرائی فروٹ کی، 2 ٹوکری پھلوں کی، 1 سونے کا سیٹ، 1 عدد ہیرے کی انگوٹھی اور 1 بنارسی جوڑا۔ کل تک مجھے تیار ملنا چاہیے۔ شایان کے آرڈر پر سرمد ہکا بکا رہ گیا۔ تو ان سب چیزوں کا آخر کیا کرے گا؟ سرمد نے حیرت سے پوچھا۔ بھئی، میری بیگم یعنی خانزادہ گدی نشین عزت مآب شایان حاکم علی کی بیوی پہلی بار اپنے میکے جا رہی ہے، تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے نا۔ شایان کے جواب پر سرمد نے سر ہلایا۔ ان سب چیزوں کا بل کس سے لینا ہے؟ ابا جی سے۔ میں نے بات کر لی ہے، وہ اپنی بہو کے لیے ساری کمائی لٹانے کو تیار ہیں۔ میرا تو دل کرتا ہے کاش میں ان کا بیٹا نہیں بہو ہوتی۔ شایان کی حسرت پر سرمد نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔
सोच ले, बहू बनना बेटा बनने से ज़्यादा मुश्किल काम है। सरमद की शरारत समझते हुए शायान ने कहकहा लगाया। चलो कोई बात नहीं, फिर जन्नत भी तो मिलती है। शायान ने ढीठ होने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मजबूरन सरमद को ही हार माननी पड़ी। सुबह कब तक निकलना है? जब आपकी आँख खुल जाए। शायान के जवाब पर सरमद को गुस्सा आया। सही तरह बता ना, सरमद कदरे बेजारी से बोला। मेरी जान, अब मैं अपनी बेगम को ट्रेन के धक्के तो नहीं खिला सकता। ट्रेन का सफ़र बस दोस्त के साथ ही मज़ा देता है। लिहाजा हम पहले बाई रोड लाहौर जाएंगे और वहाँ से बाई एयर पिंडी। क्या समझा? शायान अपने ख्यालों में सरमद के एक्सप्रेशन से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। दोस्त के लिए ट्रेन और बेगम के लिए जहाज़, वाह रे तेरी यारी, सरमद ने तंज किया। क्या करें, बेगम का साथ दिन रात होता है और दोस्त का सिर्फ दिन को, तो पैकेज भी उसी हिसाब से मिलते हैं। शायान अब दबा दबा सा हंस रहा था। तू शादी के बाद बिल्कुल बेगैरत हो गया है। सरमद चिढ़ गया। पहले तू था, अब मैं हो गया, हिसाब बराबर। तुझे भी तो पता चलना चाहिए कि बेगैरत दोस्त के साथ गुजारा करना कितना मुश्किल होता है। शायान के जवाब पर सरमद ने काल काट दी। बस मेरे यार, आज का दिन, कल तेरे चेहरे पर भी खोई हुई मुस्कुराहट वापस आ जाएगी। शायान ने सोचते हुए अपने कमरे का रुख किया। दुआ बीबी, अब आपका क्या किया जाए? बकौल शायर, तुमसे इश्क हो रहा है, क्या किया जाए? खुद को रोक लिया जाए या होने दिया जाए? शायान हंसते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। शायान जिस वक्त कमरे में दाखिल हुआ, दुआ को चुपचाप बेड पर बैठा देखकर हैरान होता हुआ सारे कमरे का जायजा लेने लगा। मैं तो समझा था कि तुम खुशी में अब तक सारी पैकिंग कर चुकी होगी, मगर यहाँ तो ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे। शायान ने कदरे परेशानी से दुआ की तरफ देखते हुए पूछा, जिस पर वो बिल्कुल खामोश रही। ओ हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अपना बोरिया बिस्तर समेटो ताकि कल तुम्हारे अब्बा के हवाले तुम्हें पूरी दयानतदारी से वापस कर दूँ कि मैंने कोई ख़यानत नहीं की। शायान ने शरारत भरे लहजे में कहते हुए वाशरूम का रुख किया, जबकि दुआ का दिल इस वक्त आने वाली सूरत हाल को सोचकर रोने को चाह रहा था। मैं अब्बा को क्या जवाब दूंगी? मैं तो पिंडी जाना ही नहीं चाहती और ये ज़बरदस्ती मुझे भेजने पर तुला हुआ है। दुआ, कुछ ऐसा करो कि तुम वहाँ ना जा सको। दुआ ने सोचते हुए कमरे में बेचैनी से चक्कर लगाना शुरू किए। शायान वाशरूम से गुनगुनाता हुआ बाहर निकला तो दुआ को यूं टहलता हुआ देखकर सचमुच ठिठका। तौलिया कुर्सी पर डालने लगा, मगर फिर दुआ की तरफ देखता हुआ टेरेस पर चला गया। दुआ, हिम्मत जमा कर और जाकर कह दे कि तूने फ़िलहाल रावलपिंडी नहीं जाना। वो अभी इसी कश्मकश में थी कि फ़ारूक साहब की कॉल उसके फ़ोन पर आने लगी। दिल तो वैसे ही दुखी था। बाप की शफीक आवाज़ सुनते ही दुआ ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। शायान ने कमरे में कदम रखा तो दुआ को यूं रोते देखकर हैरान रह गया। अभी तो ये बिल्कुल ठीक ठाक थी, अभी से क्या हुआ? दिल में सोचता हुआ वो दुआ की तरफ बढ़ा। क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? शायान का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? फ़ारूक साहब को मुख्तलिफ अंदेशे अपनी लपेट में लेने लगे। बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपकी याद आ रही थी तो आपकी आवाज़ सुनते ही रोना आ गया। दुआ ने अपने सामने शायान को खड़ा देखकर फ़ौरन बात बदली, जिस पर शायान उसे घूरता हुआ फ़ोन लेकर अपने कान के साथ लगा गया। अंकल, आप परेशान ना हो, यहाँ पर सब ठीक ठाक है। इंशाल्लाह कल हम इस वक्त तक आपके पास होंगे, फिर आमने सामने बैठकर तफसील से बात करेंगे। शायान ने नहायत महज़्ज़ब और शाइस्तगी से कहते हुए कॉल बंद की। तुम्हें आखिर तकलीफ़ क्या है? ना खुद चैन से रहती हो, ना किसी दूसरे को रहने देती हो। अपने बूढ़े बाप पर तो रहम करो, वो बेचारा पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा। शायान ने बरहमी से कहते हुए फ़ोन बेड पर उछाल दिया। सामान पैक करो अपना, कामचोर लड़की। हाकमाना अंदाज में कहते हुए शायान कमरे से बाहर जाने लगा तो दुआ ने पुकारा, मैंने रावलपिंडी नहीं जाना है। दुआ की बात पर शायान बेयकीनी से अपनी एड़ियों पर घूमा। क्या कहा? दोबारा कहना। शायान सोचते हुए दुआ की तरफ बढ़ा। मैंने फ़िलहाल रावलपिंडी नहीं जाना है। दुआ ने नज़रें मिलाए बगैर जुमला दुरुस्त किया। मगर क्यों? शायान बिल्कुल संजीदा था। क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। दुआ ने कदरे तेज़ आवाज़ में जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता कि मेरा मकसद क्या है? शायान को शदीद हैरत हुई कि मैंने तो किसी से भी कोई बात नहीं की, यहाँ तक कि सरमद को भी नहीं बताया, फिर इसे कैसे पता चला? वाह क्या लड़की है, गद्दी नशीन मैं हूँ और इल्हाम इसे होते हैं। शायान ने दिल में सोचते हुए दुआ का जायज़ा लिया। मैं सब जानती हूँ, तुम मुझे मेरे घर वालों के सामने गलत साबित करना चाहते हो ताकि तुम्हारी इज्जत भी रह जाए और मुझसे भी जान छूट जाए, मगर तुम यहाँ पर गलत हो।
میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ دعا نے شکایتی نظروں سے شایان کی طرف دیکھا۔ غلط؟ مگر کیوں؟ ایسا کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ شایان کو ایک بار پھر دعا کی ذہنی حالت پر شک ہوا۔ کیونکہ تم میرے ساتھ وہی کرنا چاہتے ہو جو… دعا نے جوش سے شایان کی طرف انگلی اٹھائی۔ ایک منٹ، یہیں ٹھہر جاؤ۔ شایان نے دعا کی انگلی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے روکا۔ میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ میں کر لیتا ہوں، کسی سے پوچھتا یا بتاتا نہیں۔ دوسری بات، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہیں غیب کا علم بھی ہوتا ہے۔ شایان نے تنبیہ کرتے ہوئے طنز بھی کیا۔ چھوڑو میری انگلی، دعا نے اپنا رخ موڑا۔ چھوڑ دی اب؟ شایان نے دعا کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس کے گرد حصار باندھا، جس پر دعا کو شدید حیرت ہوئی۔ میں نے انگلی چھوڑنے کو کہا تھا۔ ہاں، مگر میرا دل تمہیں پکڑنے کو کیا تو… شایان اسے زج کر رہا تھا۔ تم نے جانا ہے تو جاؤ، مگر مجھے فی الحال نہیں جانا، جب جانا ہوگا تب میں بتا دوں گی۔ دعا کچھ نروس ہوئی۔ اپنی یادداشت پر زور دو، کل تم نے ہی کہا تھا کہ میں تمہیں واپس بھیج دوں۔ میں تو صرف تمہاری خواہش کا احترام کر رہا ہوں۔ شایان کی یقین دہانی پر دعا کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ اب کیا کرے، جبکہ شاید اسے بہت غور سے وہ دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم یہاں سے جانا نہیں چاہتی، کہیں تمہیں میرے ساتھ رہتے رہتے محبت تو نہیں ہو گئی؟ فطری چیز ہے، اتنا خوبصورت انسان دن رات نظروں کے سامنے رہے تو اچھے اچھوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ تم تو پھر ایک معمولی لڑکی ہو۔ شایان کی شوخی پر دعا کو جی بھر کر رونا آیا۔ یہ بات نہیں ہے، کسی خوش فہمی میں مت رہنا، دعا نے فوراً اسے ٹوکا۔ تو پھر کیسی بات ہے، جبکہ میں نے تو ابھی تک تمہیں کوئی بات بتائی ہی نہیں؟ شایان کے جواب پر دعا کو اپنی جلد بازی پر شدید غصہ آیا۔ میرا مطلب تھا کہ ہم کل جا رہے ہیں۔ دعا کو اور کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ میں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم کل جا رہے ہیں، لہٰذا تم اپنی پیکنگ کر لو، اور میرے خیال سے کہ تمہیں سنائی بالکل ٹھیک دیتا ہے۔ شایان نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے چھوڑا، جبکہ دعا کچھ پریشان ہو گئی کہ اب گھر جا کر سب کو کیسے مطمئن کرے گی۔